A very warm welcome to the one-shot NCERT masterclass of named organic reactions. क्या क्या करेंगे इसमें हम और क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शंस की बड़ी चर्चा होती है। अलग अलग साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों के नाम पर या कुछ पॉपुलर नाम जो वैज्ञानिक के नहीं भी हैं, लेकिन जैसे ओजोनोलिसिस पर भी नेम्ड रिएक्शन एक नाम है उसका बाकायदा, बहुत चलते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। क्या ये बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं? ऑफ कोर्स। क्या ये नीट में आते हैं? यस। जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, हर किसी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जा रही है, हर उस एग्जाम में महत्व है किसका? इन नेम्ड रिएक्शंस का। तो फटाफट टारगेट क्या है? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कुछ भी अच्छे क्रूशियल पॉइंट्स लूज करे बगैर क्या हम जल्दी से इन नेम्ड रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं इनकी डिटेल्स और न्यूएंसेस? जवाब है हाँ। कैसे? आइए शुरू करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले देखते हैं अल्केन्स का बहुत मशहूर रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन अल्केन्स की प्रिपरेशन का रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड। इन जनरल आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, थोड़ी सी शर्तें हैं पर अंत में बताएंगे, है ना। अगर आपके पास है कोई अल्काइल हैलाइड और उसमें अगर आप सोडियम टपका दें, अच्छा डायरेक्ट लिक्विड्स में डायरेक्ट डाल देते हैं, अदरवाइज ईथर का सॉल्वेंट, ड्राई ईथर के सॉल्वेंट पे भी डाला जा सकता है। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड, सोडियम मिक्स कर दें, आप देखेंगे अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, निकल जाता है सोडियम हैलाइड और आपको मिल जाता है आरआर। वाओ, क्या है ये? ये है सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल मतलब इधर भी आर उधर भी आर, दोनों तरफ बराबर है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर प्रोडक्ट में है और आजू बाजू दोनों तरफ लुक्स एक जैसी हैं, तब आप कहोगे सबसे बेहतरीन रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन और बहुत आराम से, बढ़िया से वुड्स रिएक्शन में आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने हो तो क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं, तब ये अच्छा तरीका नहीं है, तब गड़बड़ हो जाती है। वुड्स रिएक्शन के ही दो वेरिएशन हैं, पर उसके पहले कंस्ट्रेंट्स जान लें। कब एक रिएक्शन अच्छे से काम करता है? ये तब अच्छे से काम करता है जब आपके पास हो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स बहुत अच्छी यील्ड नहीं देते, पहला पॉइंट। और फिर इसके बाद एक और चीज, अगर आपके पास विनाइल या अराइल हैलाइड्स हैं, क्या 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 बोला? विनाइल क्या होता है? अगर सी डबल बॉन्ड सी से हैलोजन जुड़ा है तो ये कहलाता है विनाइल, और अगर बेंजीन रिंग से हैलोजन जुड़ा है तो ये कहलाता है अराइल हैलाइड। इनको भी किताबों में लिखा होता है कि वुड्स रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ये वुड्स रिएक्शन नहीं होता इनके साथ, पर सच तो ये है रिएक्शन तो होता है, नाम बदल जाता है। अगर अराइल हैलाइड है तो इसे फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। फिटिक जी इंसान थे दूसरे टाइप के, है ना, तो मतलब वो वुड से अलग थे, तो जो भी है तो वुड्स रिएक्शन तो ये है। और फिटिक महाराज ने कहा अगर आपके पास है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हैलोजन और अगर आप उसमें सोडियम डाल देंगे तो दोनों एरोमेटिक रिंग्स सीधे आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से। अरे वाह, तो रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन जैसा ही है। ऑफ कोर्स रिएक्शन तो वुड्स रिएक्शन जैसा ही है। खास बात यह है मैकेनिज्म का फर्क है कुछ। जी हाँ, अराइल हैलाइड्स का रिएक्शन स्ट्रिक्टली रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही चलता है। वुड्स रिएक्शन के लिए कहते हैं कि दो मैकेनिज्म संभव है, फ्री रेडिकल के साथ साथ कुछ अंश SN2 मैकेनिज्म से भी जाता है। अच्छी बात है। और एक वर्ड्स फिटिक रिएक्शन भी था, ये तीसरा कहां से आ गया? अल्काइल हैलाइड वर्ड्स रिएक्शन, अराइल हैलाइड फिटिक रिएक्शन, अल्काइल अराइल को जोड़ दो तो वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। बहुत अच्छी यील्ड नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप दो अलग अलग चीजें मिक्स कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि CH3X है आपके पास और उसमें मान लीजिए आपने कहा मैं फिनाइल ब्रोमाइड मिक्स करके सोडियम डाल दूंगा, तो ये सच है कि आपको यहां बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हुआ मिल जाएगा। क्यों? अल्काइल और अराइल ग्रुप जुड़ सकते हैं, अल्काइल अल्काइल फिर से आपस में, अराइल अराइल फिर से आपस में जुड़ जाएगा, तो आपको यहां साथ साथ ये तो है, इसके साथ आपको थोड़ा सा अराइल और अराइल मतलब बाइफिनाइल भी मिल जाएगी और आपको CH3 इथेन भी मिल जाएगी। तो घटिया और पुअर यील्ड का रिएक्शन माना जाता है। वर्ड्स फिटिक की चर्चा होती है, इज्जत नहीं है। वर्ड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन ऑफ कोर्स सम्मानित रिएक्शंस हैं, मशहूर हैं, खूब आते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स की फॉर्मेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। ये था पहला रिएक्शन, 3 वेरिएशन, वर्ड्स फिटिक, वर्ड्स फिटिक। अब चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन कौन सा है आपके पास? कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्ब जी जर्मन वैज्ञानिक थे, पुराने और शानदार काम किया उन्होंने। ये भी अल्केन्स को बनाने का तरीका है। वुड्स रिएक्शन था,
अल्काइल हैलाइड से बनाते थे अल्केन, और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या उनका सॉल्ट अगर आपके पास है, उससे आप बना सकते हैं कौन? अल्केन। कोई खास फर्क है? जी हां, वहां पर अल्काइल ग्रुप्स में जो कार्बन थे वो जुड़ जाते थे, 1 के 2, 2 के 4 हो जाते थे वर्स रिएक्शन में। यहां पर एक कम हो जाता है। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है तो 2 - 1 एक कार्बन का अल्केन बनेगा। अगर 7 कार्बन हैं तो 7 - 1 6 कार्बन का ही अल्केन बनेगा। क्या बात कर रहे हो? जी हां, देखिए कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस कि अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका सॉल्ट बना लीजिए। सॉल्ट बड़ा आसान है बनाना, NaOH डाल दीजिए, सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो सोडियम सॉल्ट आपके पास है, सोडियम पोटेशियम किसी भी चीज का सॉल्ट हो, ये जो सॉल्ट आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का, आप उसको पानी में घोलिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डालिए, करंट पास कर दीजिए। ओ तेरी, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगी, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता यह है RCOO माइनस, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनाता है RCOO रेडिकल, दे देता है इलेक्ट्रॉन, और ये रेडिकल्स डिकम्पोज कर जाते हैं R डॉट प्लस CO2 में। अच्छा, हाउ अनफॉर्चुनेट, तो CO2 निकल गई, कार्बन कम हो गया, यस, और ये R डॉट और R डॉट मिलके बनाते हैं RR। अच्छा, तो ये तो अगर मान लीजिए उसमें N कार्बन थे तो यहां N-1 का तो रेडिकल बनता है इंटू 2, यानी कि 2N-1 कार्बन का अल्केन इस तरह से आपको मिल जाएगा। मजेदार है, अरे बड़ा शानदार रिएक्शन है। ऑफ कोर्स ये सब एनोड पर हो रहा है, कैथोड पर तो पानी के रिडक्शन से हाइड्रोजन निकल जाती है जो कि ऑर्गेनिक का हिस्सा नहीं है। अच्छी बात है। तो मुद्दे की बात, N कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, तो 2 टाइम्स N-1, 2 ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 2N-2 टोटल इतने कार्बन एटम्स वाला अल्केन आपको प्राप्त होगा। ऑफ कोर्स CO2 एनोड पे निकलेगी, हाइड्रोजन पे कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगी और OH- आयंस बनेंगे, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। दिस इज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। एक वेरिएशन आता है इसका, कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई इसी में अगर एक ही कार्बन पे या एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 COH हुए तो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है कुछ ऐसा, वाह ये क्या है? सक्सिनेट आयन है मान लीजिए। अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले अगर ये निकल गया तो आपके ऊपर रेडिकल बनेगा यहां, और अगर नीचे वाला ये निकल गया तो रेडिकल बनेगा यहां। अच्छा, तो एक ही मॉलिक्यूल पर 2-2 रेडिकल बन सकते हैं। जब 2-2 COH ग्रुप लाए हो तो 2-2 रेडिकल बन सकते हैं। तो क्या होगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये बिंदी बिंदी जोड़ दीजिए, लो पाई बॉन्ड बन गया। जी हाँ, पाई बॉन्ड बन गया। धत्तेरी की, ये क्या हो गया? इथीन बन गई। तो यहां पे 2 कार्बोक्सिलेट ग्रुप थे, दोनों निकल गए, रेडिकल्स आपस में जुड़ गए। अगर पहले से सिग्मा था तो पाई बन गया इथीन। ये खाली लाइन नहीं है, CH2 ग्रुप भी है बाबू, यहां पे बॉन्ड लाइन नोटेशन है, भूल मत जाना। इस तरह से ये CH2 सब नया नहीं आया, यहीं से था, कंफ्यूजन ना, इसलिए साफ साफ लिख रहा हूं, राइट। तो अक्सर कम हो जाता है, अक्सर अंधा फॉर्मूला ऐसा है, पर ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ये N और ये 2N-2 बताए थे। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें इस तरह के गुल भी खिलाए जा सकते हैं। ये था सेकंड रिएक्शन, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, 2 सबसे मशहूर नेम रिएक्शंस अल्केन्स की। अब बारी आती है अल्कीन्स की। अल्कीन्स के सबसे मशहूर टेस्ट में से टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब अगर आपको पकड़ना है कि किसी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में C++ या C++ है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? 2 टेस्ट, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो नेम रिएक्शन नहीं है, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर रहता है, बस चर्चा करके छोड़ रहा हूं, और जो ऑफिशियल नेम रिएक्शन है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट देखिए क्या होता है। बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, 3 कंडीशन है, KMnO4। तो you have 2, इनफैक्ट 3 कंडीशंस, कोल्ड, डाइल्यूट,
अल्कलाइन KMnO4 मतलब KNO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको लल्लू मोस्ट कर दिया है, मतलब ठंडा कर दिया, कम रिएक्ट कर, डाइल्यूट कर दिया, कम कर, अल्कलाइन कर दिया, तो एकदम टैंक एकदम सबसे मिनिमम रिएक्टिविटी वाला KMnO4 का सॉल्यूशन है। इस तरह से ऐसा दिखाई पड़ता है, पिंकिश पर्पलिश कलर। अगर डार्क है, अगर कंसंट्रेटेड है तो डार्क पर्पल रहेगा, डाइल्यूट है तो वो पिंकिश या बहुत फेंट पर्पल जैसा हो जाएगा। अच्छी बात है। और अगर आप इसमें ऐसा कंपाउंड मिलाएं जिसमें C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C है, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, आप पाएंगे इसका कलर गायब हो जाएगा और नीचे ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको इस तरह से। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका है? मैंगनीज डाइऑक्साइड का MnO4 माइनस आयंस जो पर्पल थे, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू ब्राउन MnO2। अच्छी बात है। और C डबल बॉन्ड C का क्या होता है? आप पाएंगे कि C डबल बॉन्ड C जो था वो यहां पर, ये तो था ही सही, इसमें OH ग्रुप लग जाते हैं। अच्छा, तो ये ग्लाइकॉल फॉर्मेशन है। जी हाँ, ये ग्लाइकॉल फॉर्मेशन है और इसमें सिस ग्लाइकॉल बनता है, मतलब दोनों OH ग्रुप मॉलिक्यूल में सेम साइड से जाके अटैच हो जाते हैं। शानदार है, तो ऑफ कोर्स शानदार है। तो सॉल्वेंट क्या है? पानी। इसमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। अगर आप बहुत गर्म जगह रहते हैं, जैसे कहीं राजस्थान वगैरह में रहते हैं, तो थोड़ी मतलब ठंडा कर लिएगा, अंदर घड़े का पानी ले लीजिए, रूम टेम्परेचर बर्फ डाल दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन मतलब मुद्दे की बात है बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए, 50-60 डिग्री नहीं, सिंपल भी है तो चल जाएगा। अगर ज़्यादा हॉट वाटर है तो क्या होगा? और विगरस हो जाएगा रिएक्शन और तोड़फोड़ बच जाएगी। मना नहीं कर देगा, रिएक्शन तो होगा, और कुछ ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गया आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए बोलते हैं कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, ताकि C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C पिंक कलर का या पर्पल कलर का KMnO4 का कलर डिस्चार्ज करते हैं। ये था बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब सबसे खतरनाक बात बताता हूं जो आपको कहीं बाकी जगह लिखी हुई मुश्किल से मिलेगी या कम मिलेगी। ये तो सब जगह लिखा होता है कि अल्कीन से अल्काइंस बेयर रिएजेंट टेस्ट देते हैं, पर क्या इनके अलावा भी कोई और ये टेस्ट देता है? जी हां, अल्डिहाइड्स भी बेयर्स रिएजेंट टेस्ट दे देते हैं। तो अगर आपको पहले से पता है कि कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, उसमें दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, तब तो ये कंफर्म है कि हाँ, इससे आप देख सकते हो कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास एसिटाइल्डिहाइड है या ग्लाइक्सल है, इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें CHO ग्रुप्स हैं, वो भी बेयर्स रिएजेंट टेस्ट दे देंगे, मतलब बेयर्स रिएजेंट का कलर डिस्चार्ज कर देंगे, भले ही उनमें C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C न हो। तो यह खास पॉइंट है, अगर याद रखेंगे तो कई बार बच सकते हैं, खुशी मिलेगी आपको। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट से मिलता जुलता एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है। ब्रोमीन का कलर येलोइश होता है एक्वा सॉल्यूशन में, अगर बहुत डाइल्यूट है, अगर थोड़ी ज्यादा है तो रेडिश ब्राउन कलर होता है। इस कलर इस सॉल्यूशन में अगर आप ऊपर से कोई ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक का मिलाएंगे जिसमें अल्कीन अल्काइन हो, फिर आप पाएंगे क्या, जो येलोइश या रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन वाटर का, वो एकदम से कलरलेस हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है ब्रोमीन वाटर का कलर। और ये भी अनसैचुरेशन का टेस्ट है, यदि आपको पहले से पता है कि वो हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी सेम एक्सेप्शन है। जी हां, इसमें भी अगर एल्डिहाइड है आपके पास, भले ही उसमें C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C न हो, तब भी आप पाएंगे वो ब्रोमीन वाटर का भी कलर डिस्चार्ज कर देगा। राइट? सो दिस इज द थर्ड मेजर टेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स का पहला बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। और उसके साथ छुपा के हमने एक चीज और बता दिया, कौन सा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी, अनसैचुरेशन के क्लासिक टेस्ट से ही। ओजोनोलिसिस तो जिगर का इतना बड़ा टुकड़ा है जिसका कोई जवाब नहीं। ये किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और शायद ही कोई ऐसा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी भी एग्जाम का जिसमें ओजोनोलिसिस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना आती हो, या तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में, और नहीं तो किसी दूसरे रिएक्शन के साथ जुड़कर ओजोनोलिसिस आ ही जाती है क्या ये ओजोनोलिसिस? ओजोन मतलब O3 और लिसिस मतलब टूटना, तो ओजोन के कारण डबल या ट्रिपल बॉन्ड का टूट जाना, उसका टुकड़ा कर देना, यह रिएक्शन कहलाता है ओजोनोलिसिस। क्या ये अल्कीन्स में होता है, अल्काइंस में? ये दोनों में हो सकता है। दो तरह का रिएक्शन कहा जाता है, कौन कौन सा? एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरी होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो और जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है? दोनों ही केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या बात करें, ऑक्सीडेटिव में तो ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्टिव में रिडक्शन? नहीं नहीं नहीं, ओजोन एक अत्यंत भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑक्सीडाइज ही होता है ओजोनोलिसिस में, भले ही वो ऑक्सीडेटिव हो या भले ही वो रिडक्टिव हो। रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने अल्कीन और ओजोन को मिलाया, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C है, जैसे मान लो ये है CH3, क्या किया मैंने ब्यूटीन ली है, 2 ब्यूटीन, ठीक है। जैसे ही आप उसमें ओजोन मिलाएंगे, सबसे पहले ओजोनोलिसिस में क्या होता है, आप देखते हैं एक पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और यहां पर सबसे पहले ओजोन इसकी खोपड़ी पर आकर बैठ जाती है और इस तरह से चिपक जाती है, एक ओजोनाइड बन जाता है। और ये भयंकर, ये ओजोनाइड बाद में सूर्पनखा की तरह अपना रूप बदलता है और आप देखेंगे बीच से यहां से ये टूटता है और थोड़ा सा पलट जाता है। मतलब ये ओजोनाइड बना तो लिया है आपने, फिर आप पाएंगे बीच का CC बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड था, पहले तो सिंगल बॉन्ड टू पाई बॉन्ड टूटा, अब ये सिग्मा भी टूटने की नौबत आएगी जब ये रीअरेंज होगा और कार्बन है OO, ये इस तरह से आ जाता है और 2 कार्बन एटम्स यहां रह गए और 2 कार्बन यहां रह गए। ये जो कार्बन थे, कार्बन कार्बन यहीं पर है, बीच का ये CC बॉन्ड टूटकर बीच में O घुस जाती है, तो ये ओजोनाइड 1 है। आप कह सकते हैं ये ओजोनाइड 2 है। यहां तक तो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में तो आप क्या करोगे, ओजोन डाल के पानी डाल दो, बस खल्लास, खत्म। रिडक्टिव में आप ओजोन डालोगे, उसके बाद जिंक या DMS, देवेंद्र मोहन सिंह, डाइमेथाइल सल्फाइड, CH3 CH3 ऐसे डाइमेथाइल सल्फाइड, ये है आपका मशहूर DMS, बहुत ही प्यारा कंपाउंड है। दोनों मिलाने ना, कोई एक, अगर पानी डाल रहे हो तो जिंक डस्ट डाल देना, पानी नहीं डालना चाहते हो तो DMS खुद ही एक लिक्विड होता है, उसको डाल देना। जिंक या DMS क्या करते हैं, जिंक या DMS ये करते हैं कि यहां से ऑक्सीजन चुरा लेते हैं और अल्टीमेटली जब ये टूटता है ना, तो आप देखो ये बन जाता है O और O। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड जो यहां था, ये सिंगल डबल बन जाता है, जी हाँ, और ये ऑक्सीजन चुरा ले जाता है जिंक या DMS। तो अगर आपके पास जिंक है तो बन जाता है ZnO, या DMS है तो बन जाता है DMSO, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड बनता है इस तरह से। क्या बात है, जी हाँ, बात तो शानदार है, अच्छी बात है, और बन गई, ये बड़ा अच्छा है। फिर क्या हुआ, और ये तो ये जो बीच वाली O थी, ये इनके साथ भाग जाती है और यहां ये डबल बॉन्ड O ऐसे बन जाते हैं। तो कार्बन जो C डबल बॉन्ड C था, नेट असर क्या हुआ, ये सब सुनने में हो सकता है आपको लगे तो बहुत भयंकर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सरल है। रिडक्टिव में देखें आप, अक्सर कंफ्यूजन लोगों को रिडक्टिव में ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे मेरे पास था, मान लीजिए ये कंपाउंड, और अगर मैंने इसमें जिंक डस्ट और ओजोन ऐसे करके डाल दिया है, पानी, पहले ओजोन फिर जिंक डस्ट और पानी, तो आप पूरा मॉलिक्यूल वैसे ही बनाइए, 6 के 6 कार्बन। अंतर इतना है कि आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए और यहां पर OO ऐसे लगा दीजिए। अच्छा, ओजोनोलिसिस हो गई, हाँ जी हो गई। रिंग था तो रिंग खुल जाएगी, ओपन चेन थी तो बीच में चेन टूट जाएगी। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ था तो तोड़ डालिए, क्या बनेगा, टिंग टैंग टिंग O, और यहां पे OO टैंग टोंग टिंग, ऐसे 1 2 3 1 2 3, ये बन जाएगा। ये तो बड़ा आसान है, जी हाँ। ये क्या थी, ये थी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, किसकी, अल्कीन्स की। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव में अगर आप जिंक नहीं डालेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा O थी वो H2O2 पानी के साथ मिलकर बनाएगी H2O2, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, जिसमें जिंक नहीं डाल रहे हैं आप, सिर्फ ओजोन के बाद पानी डाल देते हैं, तो आप पाएंगे एल्डिहाइड पे गाड़ी नहीं रुकेगी, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और OH यहां लगवा लेगा। अच्छा, इस तरह से, जी हाँ, इस तरह से। अरे आप तो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, 1 शॉट रिवीजन है। तो 1 शॉट में जितना आपको सबसे पहले काम की चीज है वो है, इसकी मैकेनिज्म नहीं बोले आपने, कुछ डिटेलिंग करी, ये सब कथा कही तो जा सकती है पर कथा बहुत लंबी हो जाएगी।
AIR जो हमारा ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बहुत डिटेल में तसल्ली से इसकी चर्चा है ऑफ कोर्स, लेकिन अगेन ये एक वन शॉट क्विक रेफरेंस एंड रिवीजन है ताकि काम की मुद्दे की मैक्सिमम बातें आपकी कवर हो जाएं। इस बेनिफिट के हिसाब से बनाया गया है। अगर हम इसमें अल्काइंस की और बाकी सारे केस और सब केसेस वगैरह जोड़ना शुरू कर देंगे, कथा ओजोनोलिसिस की ही 2 घंटे लंबी हो जाएगी। तो अगर वो लंबी कथा सुनने का वक्त आपके पास है, देन यू कैन गो फॉर ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे AIR का कोर्स है, उसमें आप देख सकते हो। अदरवाइज रिवीजन के लिए या बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए जो मैक्सिमम जगह काम आ जाए, इतना पर्याप्त है। इसको देखिए। फिर कभी कभी लोग मैकेनिज्म की चिंता करते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है ओजोन का किस पर, अल्कीन पर। इवन केमिनोफोर में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है MnO4 माइनस आयंस का अल्कीन पर, और तब जाके ये रिएक्शन कौन सा बेयर्स रिएजेंट टेस्ट या ओजोनोलिसिस होते हैं। दोनों बड़े मशहूर रिएक्शन है किसके, अल्कीन्स के। एक बहुत ही मशहूर क्लासिक और शानदार पेयर ऑफ रूल्स, एक है मार्कोव-निकोव रूल और दूसरा है एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो कौन है मार्कोव-निकोव और कौन है इनके एंटी पार्टी एंटी मार्कोव-निकोव रूल वाले, आइए देखते हैं। अभी तक हमने जो 2 रिएक्शन देखे थे उसमें हम अल्कीन को तोड़ रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे। हाँ जी, अगर अल्कीन पर हम एडिशन कराना चाहें, अगर अल्कीन के ऊपर कुछ जोड़ना चाहें, कोई ऐसा रिएजेंट डालें जो अल्कीन के ऊपर जाकर ऐड हो जाए, तो वहां पर किस तरह से ऐड होगा ये देखने के लिए 2 रूल्स हमको चाहिए होते हैं, एक मार्कोव-निकोव और दूसरा उसका रेयर एक्सेप्शन, नॉट सो रेयर आल्सो, एंटी मार्कोव-निकोव। आइए दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव या क्रैश इफेक्ट लिखा हुआ है, इसके बहाने से पहले मार्कोव-निकोव की चर्चा होगी। अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड C, क्या 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 बोला, अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड C, हाँ जी, और अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं जैसे HBr, अब ये रिएक्शन कहलाता है हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या क्या क्या, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिन मतलब हेलोजिन, है ना। तो हाइड्रोजन और हेलोजिन अगर HX को जोड़ना है तो रिएक्शन कहलाएगा हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, तो क्या होगा इसमें, तो आप इसमें देखिए कि पहले से हाइड्रोजन कहां पर ज्यादा है इस कार्बन के पास, क्योंकि एक डाउट आता है लोगों को कि भाई C डबल बॉन्ड C है तो और दोनों एक जैसे नहीं है, तो H और Br अगर ऐड होने हैं तो किस कार्बन पर H ऐड होगा और किस कार्बन पर Br ऐड होगा, एक डाउट आ जाता है। तो मार्कोव-निकोव ने कहा मैं बताऊंगा तुम्हें, दिमाग खर्च नहीं करना चाहता तुम्हें क्या, जिसके पास हाइड्रोजन है ज्यादा, अगली हाइड्रोजन का उसी के पास जाने का है वादा। हाँ, क्या क्या क्या, एंटी कम्युनिस्ट आइडिया है ये, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब, ये कैपिटलिस्टिक एडिशन है। मतलब जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, नई हाइड्रोजन भी उसी के पास जाएगी, ऐसा बोल गए थे मार्कोव-निकोव महाराज। तो ये तो ढांचा पहले से था। अब जब HBr ऐड होगा तो एक H यहां और एक Br यहां ऐड हो जाएगी, ऐसा बोल गए मार्कोव-निकोव। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्यों, मैकेनिज्म से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म है, स्टैंडर्ड कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यहां पर वी आर फोकसिंग ऑन मार्कोव-निकोव रूल। क्या कहता है, मार्कोव-निकोव ने ये रूल इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के भी पहले दिया था, 150 साल पहले लगभग। तो इसमें मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन का कोई रूल नहीं है। रूल क्या कहता है, अगर कोई अल्कीन है, हाँ जी, और उसमें अगर आप HX जोड़ रहे हो, बिल्कुल, तो हाइड्रोजन जाएगी उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है, और जो X माइनस है वो उसके पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से कम है। इस तरह से, तो दिस इज द सो कॉल्ड द फेमस मार्कोव-निकोव रूल फॉर एडिशन ऑन अल्कीन्स। कमाल है। कुछ और भी है, हाँ, हम इसमें X2 या XY भी ऐड कर सकते हैं। X2 मतलब जैसे Cl2 ऐड कर दिया, तो Cl2 में तो ज्यादा कोई चॉइस नहीं है, दोनों ClCl एक जैसी हैं, तो एक यहां लग जाएगी एक यहां लग जाएगी, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर XY जैसे BrCl जैसी कोई अजीबोगरीब चीज ऐड करनी चाहिए तो क्या होगा, तो मॉडिफिकेशन है छोटा सा मार्कोव-निकोव रूल का, कि अगर BrCl है तो देख लो जो पहले है अक्सर वो डेल्टा प्लस चार्ज वाला होता है, जो बाद में वो डेल्टा माइनस चार्ज वाला, जिस पर प्लस चार्ज है वो जाएगा वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और जिस पर हल्का सा माइनस है वो जाएगा वहां जहां पर हाइड्रोजन कम है। मतलब अगर इसी में आप ऐड करना चाहोगे BrCl
तो क्या मिलेगा? तो बाबू ये मिल जाएगा कि Cl चली जाएगी जहां हाइड्रोजन कम है और Br बाहर चली जाएगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है. पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गेट्स एडेड टू दैट कार्बन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. डेल्टा प्लस वाली स्पीशीज जाएगी वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक वैसे ही जहां H प्लस चला जाता था. ये बहुत ही सुंदर, सस्ता और टिकाऊ कौन, बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कोव-निकोव रूल है. एंटी मार्कोव-निकोव रूल भी है. जी हाँ, दिन है तो रात है, देवता है तो राक्षस है. तो उसी तरह से मार्कोव-निकोव है तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल भी है. खराश है. हाँ, एक्चुअली लिटरली अगर आप देखें तो मीनिंग नो डिसरिस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्राश रिएक्शन. क्राश जी वैज्ञानिक थे पुराने, है ना, और मार्कोव-निकोव से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने रूल निकाला और उन्होंने कहा कि अल्कीन्स में मार्कोव-निकोव जो कह रहे हैं अच्छी बात है, पर कभी कभी, अक्सर तो मार्कोव-निकोव ही चलता है, कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है जब मार्कोव-निकोव रूल नहीं चलता. अच्छा, ये कब होता है? ये तब होता है बाबू जब मान लीजिए आपके पास ऐसे ही अल्कीन है, आप इसमें HBr ही ऐड करना चाहते हैं, लेकिन गलती से आपने साथ में कोई पेरोक्साइड डाल दिया. अच्छा, पेरोक्साइड के चलते मैकेनिज्म चेंज हो जाता है. नॉर्मली अल्कीन्स पर एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है. पेरोक्साइड के डालते ही मैकेनिज्म पलटकर रेडिकल मैकेनिज्म से चला जाता है. और एक ही इसका सबसे मशहूर एग्जांपल है, इसमें H और Br ये था मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से, ऐसा न जुड़ के अब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br बाहर चला जाता है. H यहां, ये कम्युनिस्ट एडिशन है, एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन. हाइड्रोजन अब वहां चली जाती है जहां हाइड्रोजन कम थी और Br वहां चली जाती है जहां हाइड्रोजन ज्यादा थी. सब में बराबरी से बढ़ जाता है, बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है, दो इसके और लोग खुश हो जाते हैं. कम ही है ऐसा, लेकिन हो जाता है. इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्राश इफेक्ट सिर्फ HBr के एडिशन में चलता है अल्कीन्स पर. HCl और HI के एडिशन में भी ये नहीं चलता. तो आप देखेंगे मैक्सिमम तो मार्कोव-निकोव रूल ही चलता है, लेकिन ले देखे एक क्राश इफेक्ट में जहां पे ये जो एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन है वो HBr एडिशन ऑन अल्कीन्स, यही मेजरली देखने में आता है. ये है एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन. और इसी के साथ बारी आती है अब हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की. जी हां, हम बात कर रहे हैं शायद सबसे 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 मशहूर रिएक्शन. दो रिएक्शंस हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन. क्या है, एक एक करके देखते हैं. आइए, सबसे पहले बात होगी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की. रिएक्शन करता क्या है? अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, हाँ जी, और अगर उस बेंजीन रिंग पर आप कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ना चाहें तो उसको कहते हैं अल्काइलेशन, और अगर आप कोई अराइल ग्रुप जोड़ना चाहें तो उसको कहते हैं अराइलेशन. अच्छा, पहले अल्काइलेशन देखते हैं. अल्काइलेशन में क्या होता है? बहुत प्यारा सा रिएक्शन है. आइए देखिए, आपके पास कोई भी एरोमेटिक रिंग है, जैसे सबसे सरल है बेंजीन. आपके पास बेंजीन है और मान लीजिए आप बेंजीन से बनाना चाहते हैं अल्काइल बेंजीन. अच्छी बात, आर ग्रुप जगाना चाहते हैं तो अल्काइल हैलाइड लीजिए और साथ में लीजिए लुईस एसिड जैसे AlCl3 या FeCl3. जी हाँ, रिफ्लक्स कीजिए मतलब हीट कीजिए. अगर वेपर्स आ जाएं तो उसे कंडेंस करके वापस वहीं पटक दीजिए. वो रिसाइकिल होता रहेगा, बार बार आपस में तसल्ली से रिएक्ट करता रहेगा और जो भी है मुद्दे की बात है, ये बन जाएगा अल्काइल बेंजीन इस तरह से. वाओ, रिएक्शन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का बहुत ही मशहूर मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से चलता है. सबसे पहले RX बनाता है कार्बोकैटायन R+, और ये R+ जाके बेंजीन रिंग से रिएक्ट करता है, एरिनियम आयन बनाता है और फिर उससे बनती है अल्काइल बेंजीन. पर सबसे पहले तो रिएक्शन आना चाहिए कि बेंजीन से बन रही है अल्काइल बेंजीन और ये R ग्रुप R+ बनकर फिर जुड़ता है. तो क्या यहां रीअरेंजमेंट हो सकता है? जी हां, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बाकायदा हो सकते हैं. अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो पलट के सेकेंडरी, सेकेंडरी पलट के टर्शरी. अगर संभावना है उसमें रीअरेंज करने की तो वो बन सकता है. जैसे अगर आपके पास N प्रोपाइल हैलाइड है मान लीजिए और आप उसमें AlBr3 के साथ उसको
करते हैं रिएक्ट, तो सबसे पहले आपके पास एन प्रोपाइल कटायन बनेगा जो कि शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे प्यारा सा रिएक्शन होगा जिसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन जंप कर जाएगी यहां से और आपको मिल जाएगा सेकेंडरी कार्बोकटायन। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगी। इनफैक्ट इस तरह से अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा तो बेंजीन रिंग ये है और इस पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां आ जाएगा। ये खूबी है, ये खराबी मानी जाती है किसकी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की। खुशी ये है कि एरोमेटिक रिंग जो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते थे उनके ऊपर एक ग्रुप आपने लाके बिठा दिया, वो रिएक्ट कर गया, उनको तसल्ली है। पर दो वीक पॉइंट्स हैं इसके, दो खराब पॉइंट्स कहे जाते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के, बावजूद इसके बहुत मशहूर रिएक्शन है। कौन सा? नंबर 1, कार्बोकटायन ऑफ अल्काइल ग्रुप कैन रीअरेंज, एंड इफ इट कैन रीअरेंज इट मस्ट एंड इट विल रीअरेंज। तो पलटी मार जाता है, रीअरेंज करके एरोमेटिक रिंग के ऊपर जुड़ता है। तो पहला तो यह है कि वो पलट जाता है, ये कमी है। दूसरा, उसको पता नहीं चलता कि रुकना कब है। मतलब बेंजीन से जब अल्काइल बेंजीन बनती है तो और एक्टिवेट हो जाती है कि हम तो और रिएक्शन करेंगे। तो ये एक आर जुड़ा, इसके बाद उसमें दूसरा आर, तीसरा आर, चौथा, पांचवा, छठवां, एक के बाद एक दे दनादन जुड़ते चले जाते हैं। और आप कहते हैं रुको रुको रुको, मुझे तो पहले भी रुकना था। पर वो आपकी बात सुन थोड़ी रहा है, कान थोड़ी है उसके पास। तो क्या होगा, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन दो कारणों से लोग थोड़ा सा डरते हैं और जब तक बहुत मजबूरी ना हो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराया नहीं जाता। इसके बावजूद बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनर्स को बड़ा पसंद होता है, लोग बात करते हैं इसकी। हाँ, इसी का दूसरा भाई है, कौन? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये बड़ा मशहूर है। ये क्या है और ये खूब कराया भी जाता है, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। असाइल ग्रुप पता है क्या होते हैं? RCO, ये जो ग्रुप होता है ये होता है असाइल ग्रुप। अच्छा, ये तो आसान है बिल्कुल। और इस असाइल ग्रुप को अगर आप जोड़ दो बेंजीन रिंग पर तो वो कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। जैसे अगर आपके पास है बेंजीन और अगर आप उसमें RX की बजाय RCOX डाल दो और ALX3 या FeX3 जो चाहो डालो, क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा यहां पर COX, इस तरह से यहां पे जुड़ जाएगा और साथ में HX। दिस इज द वे दिस इज डन। एरोमेटिक रिंग अपने ऊपर असाइल ग्रुप इस तरह से प्यार से जोड़ देता है। कोई खूबी है इसकी? जी हाँ। पहली बात तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो लोग खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं। दूसरी बात, ये एक ग्रुप जोड़कर रुक जाता है, पागलों की तरह एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे नहीं होता, ये कंट्रोल करता है अपने आप को। तो इस वजह से अल्काइलेशन बहुत पसंद किया जाता है एज कंपेयर टू असाइलेशन। इंटरमीडिएट कौन सा होता है? इसमें बनता है असाइल कैटायन। बीच में बन जाता है असाइल कैटायन और ये असाइल कैटायन जाकर रिएक्ट करता है किससे? बेंजीन रिंग से। फिर से एरिडियम आयन बनता है और फिर से रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से आगे बढ़ता है। कई सारे न्यूएंसेस भी हैं किसके? अल्काइलेशन और असाइलेशन के। फर्स्ट लेवल पर इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत डिटेल्ड और न्यूएंसेस में देखना चाहते हैं तो वी हैव अ शॉर्ट कोर्स। कौन सा? AIR, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप इसको देख सकते हैं। या मैकेनिज्म्स के बारे में आपको बहुत डीपली एक्सप्लोर करना है तो मैकेनिज्म्स की कथा हमारी अलग से एक मैकेनिज्म्स के ही कोर्स में है, आप चाहें तो वहां भी जाकर इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो ये है, अगर ये नहीं आता होगा तो उन कोर्सेज से आप कुछ नहीं सीखेंगे। तो पहली चीज, पहली सीढ़ी हर जगह जो चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में चाहिए आपको। जी हाँ, आपको नीट में या जेई में, मेन में, एडवांस में, ये तो वो पहला पायदान है जो आपको चढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी अगर आप BSc ऑर्गेनिक, MSc ऑर्गेनिक, कुछ भी करें, ऑर्गेनिक सीख रहे हैं अगर, ये चाहिए आपको। This is the most fundamental stepping stone which you must know. This is that knowledge base which you must have. So this is what we are addressing initially, right? चलिए, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन एंड ऑफ कोर्स फिटिंग रिएक्शन ऐसे हैं जिनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं वर्ड्स रिएक्शन के साथ, no point repeating them. And this very happily brings us to the second section. 11th में बहुत जरा सा ही एक चैप्टर था हाइड्रोकार्बन्स, उसके इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हमने देख लिए हैं। अब हमारी बारी आ रही है किसकी? जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं
12th से रिलेटेड सिलेबस की बड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें। ऑफ कोर्स बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर हम शुरुआत करें अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स या हेलोरीन्स से, वहां भी बड़े मजेदार रिएक्शंस हैं। दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज, उनको देखते हैं। आइए देखिए। फिंकलस्टीन रिएक्शंस, फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर्स नहीं, वो नहीं है, तो बड़ा मासूम सा रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड्स में पता है आपको सबसे प्यार से बन जाते हैं क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स। फ्लोराइड्स या आयोडाइड्स बनाना मुश्किल होता है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली अल्केन से अगर आप बना रहे हैं तो लोग क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाते हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आयोडाइड में, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन। या अगर कन्वर्ट करना हो फ्लोराइड में तो श्वार्ट्ज रिएक्शन। पहले देखते हैं आयोडाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड है, हाँ बड़ी खुशी हुई। आप रिएजेंट यूज करेंगे NaI इन एसीटोन, सोडियम आयोडाइड। ध्यान रखिएगा एक ऐसा सोल्यूट है और एसीटोन ऐसे चालाकी से चुना गया सॉल्वेंट है, उसमें NaI तो डिसॉल्व हो जाता है पर NaCl डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या होता है, जैसे ही आप इसमें मिलाते हैं शानदार बैक साइड SN2 अटैक और आप पाते हैं RX को I- अटैक कर देता है, धक्का मार के X- X क्या है यहाँ पे, Cl या Br होगा, इसको निकाल देगा, आपको मिल जाता है Ri, X- बाहर आ गया। NaCl या NaBr घुल नहीं पाते एसीटोन में, तो आप पाते हैं कि वो प्रेसिपिटेट होकर सॉल्यूशन के बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाता है। प्लीज नोट, अगर वही क्लोराइड या ब्रोमाइड जिंदा बच जाते तो वापस अटैक करके दोबारा भी लौटा सकते थे, पर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते क्योंकि प्रेसिपिटेट हो गए, बाहर निकल गए, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाता है और लोग ताली बजा देते हैं, वाह फिंकलस्टीन महाराज, आपने तो क्लोराइड को आयोडाइड में बदल दिया। अल्काइल आयोडाइड्स बनाने का खूबसूरत तरीका है SN2 मैकेनिज्म से। यहां पर SN2 कब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये SN2 तब होगा जब आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी RX है। अच्छा, और अगर टर्शियरी हुआ तो रिएक्शन तब भी हो जाएगा पर मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। इन दैट केस दैट वुड बी SN1 मैकेनिज्म। पर मैकेनिज्म SN1 हो या SN2, किसी भी सूरत में क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स को खुशी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं आयोडाइड्स में बाय यूजिंग NaI इन एसीटोन सॉल्वेंट, एंड दिस इज फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। इसी की बजाय यदि आपको कहें नहीं 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 हम तो फ्लोराइड बनाना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप फ्लोराइड बनाइए। कैसे बनाएंगे, आप आयोडाइड की बजाय फ्लोराइड ले लीजिए, पर थोड़ा महंगा पड़ेगा, आपको यहां सिल्वर लेनी पड़ेगी। वाह, ऐसा क्यों, सिल्वर एक ऐसा खास कैटायन है जिसके साथ फ्लोराइड्स पानी में सॉल्युबल हैं, पर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है पानी में, और दूसरे सॉल्वेंट्स में भी आप देखेंगे। तो AgF इज मोर सॉल्युबल यस देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यस। तो आपने सबसे पहले तो रिएक्शन कराया है इसका, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, फ्लोराइड अटैक कर देगा। अच्छा, तो F- इन्हें अटैक किया किस पर, CH3Cl पर, क्लोराइड को निकलवा दिया, FCH3। ये तो SN2 अटैक है, जी हाँ, क्लासिक SN2 मैकेनिज्म। और फ्लोराइड तो अच्छा लिविंग ग्रुप भी नहीं है, क्लोराइड अगर एक बार निकल गया तो उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो वापस धक्का मार दे। लेकिन क्लोराइड को एक रिश्वत मिलती है, किसकी, सिल्वर की। तो आप देखते हैं तुरंत AgCl बड़े प्यार से हो जाता है प्रेसिपिटेट, तुरंत AgCl बड़े प्यार से हो जाता है प्रेसिपिटेट। और चूंकि प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसके चलते रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि आपने बाहर निकलने वाले क्लोराइड या ब्रोमाइड को प्रेसिपिटेट करा के हटा दिया है। तो सच तो यह है, अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड कोई भी हो, आप यदि उसे फ्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहो, बहुत सुंदर तरीका है, सिल्वर हैलाइड के साथ आप उन्हें ट्रीट कीजिए। अगर सॉल्वेंट नहीं मिलाया है तो ऐसे मिक्स करके वार्म भी कर सकते हैं, तब भी रिएक्शन हो जाएगा इस तरीके से। बेहतरीन रिएक्शन है। मैकेनिज्म क्लासिक SN2, और कहीं कहीं SN1 की भी चर्चा हो जाती है। अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो मैकेनिज्म विल चेंज टू SN1। अल्काइल हैलाइड्स के दो मशहूर रिएक्शन, ऑफ कोर्स वुड्स रिएक्शन या बाकी रिएक्शन तो अल्केन के साथ कॉमन थे, तो उनकी बातें वहां हो चुकी हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में अगर आप देखें, बहुत मशहूर हैं विलियमसन महाराज के दो रिएक्शन, विलियमसन्स सिंथेसिस और विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। दोनों को देखते हैं। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में विलियमसन महाराज क्या बोल गए हैं, वो कहते हैं
कि अगर आपको ईथर बनाना है, किससे? अल्कोहल से। जी हाँ, तो क्या करना होगा? सबसे पहले आप अल्कोहल में सोडियम डाल दीजिए। आपके पास है ROH, आप सोडियम टपका दीजिए। सोडियम के साथ बुलबुले निकलते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन निकल जाती है और बन जाता है RO- Na+, सोडियम अल्कोक्साइड। ये क्या है? ये है अल्कोक्साइड, ये बन जाता है। अब आप इसमें कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड R' मिला दीजिए। वाओ, क्या होगा? अटैक, SN2 अटैक, ROR', X- बाहर निकल जाएगा। हाजिर है, तैयार है आपका थर-थर कांपता हुआ ईथर। ये ईथर्स की सिंथेसिस है, क्लासिक SN2 मैकेनिज्म है। इसमें R क्या है, R' क्या है? R के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, पर R' जो अल्काइल हैलाइड है, R' कैन नॉट बी टर्शरी या विनाइल या फिनाइल। अगर टर्शरी या विनाइल या फिनाइल ऐसे ग्रुप हैं, फिर आप पाएंगे कि इस पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर SN2 अटैक ढंग से हो ही नहीं पाता और मैकेनिज्म SN2 है। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बहुत ही मशहूर। अगर R और R' ग्रुप को जोड़कर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसी के दूसरा भाई भी है, कौन? एक विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन है, या सिंपली कभी कभी लोग उसको भी विलियमसन सिंथेसिस बोल देते हैं। वाओ, वो क्या है? थोड़ा सा अलग स्टाइल है उसका। उसमें क्या करते हैं? उसमें विलियमसन महाराज कहते हैं कि आपके पास अल्कोहल है, हाँ, बड़े खुशी की बात है, उसी अल्कोहल में आप कुछ बूंदे टपकाइए, किसकी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, और थोड़ा गर्म कीजिए। कितना? 140 डिग्री सेल्सियस तक। वाह, उससे क्या होगा? उससे होगा ROR, आपको मिल जाएगा एक सिमेट्रिक ईथर। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी खींच लेता है इस तरह से और आपको मिल जाता है एक सिमेट्रिक ईथर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इसी में बहुत बड़ा खेल होता है टेम्परेचर का। यही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप टेम्परेचर बढ़ाकर 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर देंगे, आपको अल्कीन भी मिल सकता है। तो हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होकर अल्कीन मिल जाएगा। मॉडरेट टेम्परेचर्स अगर आपके पास हैं, तब आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन होगा और बाकायदा SN1 या SN2 मैकेनिज्म से, डिपेंडिंग अपॉन अगर प्राइमरी या सेकेंडरी है तो SN2 और अगर टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म से आपको ईथर्स मिल जाएंगे। अच्छी बात है। और इसी में एक तीसरा वेरिएशन भी है कि इसी में अगर आपका टेम्परेचर सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस हुआ तो आपको एक नया तमाशा देखने को मिलेगा। OH ग्रुप हट जाएगा और आपको यहां पर अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा, मतलब RO, ये है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, या R के साथ HSO4, आप ऐसे लिख सकते हैं पर स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये मिल जाएगा। तो 70 to 80 डिग्री सेल्सियस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर उसी को 140 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म कर सकें तो ईथर मिल जाएगा, और उसी को अगर आप 170 कर देंगे तो अल्कीन मिल जाएगा। अच्छा रिएक्शन है, जिसमें से बीच वाला रिएक्शन ईथर बनाने वाला तो विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन वाली, और अल्कीन और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट तो दूसरे साइड रिएक्शंस हैं, पर तीनों ही काम के हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। वंडरफुल, सो फार सो गुड। मशहूर रिएक्शंस की कड़ी में एक दूसरा भी है और वो है कॉल्ब्स रिएक्शन। एक वो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस अलग थी जिसमें अल्कीन बना करते थे। कॉल्ब्स रिएक्शन क्या है? ये बड़ा अलग प्रोफाइल का रिएक्शन है। इसको सैलिसाइलेट्स वगैरह बनाने के काम में लाते हैं। क्या 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 क्या? डरो मत, सिंपल रिएक्शन पहले देखो। आप फिनॉल ले लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो फिनॉल है इससे हम सैलिसिलिक एसिड बना लें, मतलब OH तो है और यहां COOH लगा दें, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। कोई महत्व है सैलिसिलिक एसिड का? जी हां,
इससे एस्पिरिन बनती है जिसका नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन बड़ी मशहूर दवाई है, लोग सिर दर्द में खा लेते हैं, हार्ट ट्रबल होती है तो उसमें भी खा लेते हैं, तो बढ़िया मानी जाती है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन क्या है वो भी देखेंगे, पर पहले एक बार कॉब्स सिंथेसिस देख लीजिए। फिनॉल है, हाँ जी, इसी में आप डालिए NaOH कंसंट्रेटेड वाला और साथ में CO2 डालिए, मस्त हीट करिए 130 डिग्री। ऑर्गेनिक के लिए 130 अच्छा टेम्परेचर है, बुरा नहीं है। प्रेशर भी लगाइए थोड़ा ताकि चीजें उड़ ना जाए। आप देखेंगे कि जब आप इतना तपस्या करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा फिनॉल के साथ, आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो इस तरह का होगा। यहां पे H+ निकल चुका है और यहां COO- ये बन गया है। अच्छा, तो किया क्या है, फिनॉल है, आपने इसमें CO2 अंडर प्रेशर डाली है, प्रेशर 5 से 7 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर हाई है 130 के आसपास, और कंसंट्रेटेड NaOH मिलाया है तो आपको ये मिल जाएगा। इसी में अगर आप थोड़ा सा एसिड डाल दें, एसिड से पुराने पाप धुल जाएंगे, सॉल्ट वापस ऐसा बन जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक, सॉरी दिस इज सिंपल सैलिसिलिक एसिड। बड़ा मशहूर, बहुत ही इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। क्यों, इसी में अगर आप CH3 COCl एसिटाइल क्लोराइड पहले डालें और बाद में पानी डाल दें तो आप पाएंगे कि आपको इससे एस्पिरिन की प्राप्ति होगी। यहां है OH और ये ऑफ कोर्स ये COH है, ये OCOCH3 ऐसी बन जाएगी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या दिस इज एस्पिरिन। वाह, तो दवाई बना ली हमने। जी हाँ, दवाई बना लिया आपने। और अगर आप अभी तक आपके सिर में दर्द हो रहा है, ईश्वर न करे हो, लेकिन अगर हो रहा है तो एस्पिरिन भी हाजिर है। तो जैसा देख देख के ऑर्गेनिक सिर दर्द हो गया, तो ऑर्गेनिक ने सिर दर्द को दूर करने का कारण भी दे दिया कि भाई एस्पिरिन खाओ और मस्त रहो। हाँ, जस्ट किडिंग, नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। एनीवेज, ये है कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन का ही एक भाई बंधु है। कौन? हम बात कर रहे हैं रायमर-टाइमन रिएक्शन की। रायमर-टाइमन क्या बोल गए हैं, बहुत ही मशहूर रिएक्शन है और एकदम एग्जामिनर्स पागल रहते हैं भगवान जाने क्यों इसके पीछे। ये बड़े रेयर कार्बीन मैकेनिज्म से चलता है। अच्छा, क्या करते हैं, फिनॉल है आपके पास, हाँ खुशी है, और फिनॉल में आप थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाइए, ओके, कंसंट्रेटेड NaOH हीट कीजिए। वाह, इससे क्या होगा, इससे आपको मिलेगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। बार बार वही चीजें आ रही है, हाँ जी बिल्कुल, आपको मिलेगा OH और इस बार एल्डिहाइड है तो CHO, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये भी पेन किलर के रूप में काम आता है और लोग इसे स्किन पे लगाते हैं, जैसे वो आयोडेक्स वगैरह पहले आता था, पता नहीं अब आता है नहीं, तो ये मूव वगैरह आते हैं तो उसमें भी ये टिपिकल जो स्मेल होती है वो मोस्टली इसी सैलिसाइल एल्डिहाइड की ही स्मेल होती है। अच्छा, दिलचस्प है, हाँ दिलचस्प तो बहुत है। होता क्या है, होता ये है कि जब ये क्लोरोफॉर्म बेस से रिएक्ट करती है तो बनाती है डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छा, और ये डाइक्लोरोकार्बीन फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन से, क्योंकि बेस डाल दिया है आपने तो फिनॉल में H+ निकल गया है और वो बन गई है फिनॉक्साइड आयन। ऐसी ये डाइक्लोरोकार्बीन से रिएक्ट करती है और यहां पर आपको मिलता है CHO इस तरह से। इसमें आप थोड़ा एसिड डाल दीजिए तो O- का H+ बन जाएगा और आपको अंततः मिल जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। रिएक्शन मेरे साथ बोलिए, फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, थोड़ा सा हीट किया 60-70 डिग्री पर और थोड़ा रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो एसिड डाल के फाइनली बेस को हटा दीजिए, हाजिर है सैलिसाइल एल्डिहाइड। दिस इज रायमर-टाइमन रिएक्शन। बहुत मशहूर, बहुत ही क्लासिक, बहुत दिलचस्प मैकेनिज्म है इसका। फटाफट बोल रहे हैं क्योंकि नेम्ड रिएक्शन का वन शॉट रिवीजन सेशन है, ताकि रिकलेक्शन, माइंड में रिकलेक्ट करने की इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तसल्ली से धीरे धीरे डिटेल में केस और सब केसेस वगैरह देखते हैं तो जो हमारा मैकेनिज्म वाला सेक्शन है वो चैप्टर है, आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं और वहां पर भी उसको देख सकते हैं अगर आप मैकेनिज्म्स के लिए एनरोल करना चाहें। वैसे मैं आपको फिर याद दिला दूं, पैटर्न बदल चुका है जेई का। पिछले 5 साल से मैकेनिज्म पर स्ट्रेस बहुत कम हो गई है
और पूरी ऑर्गेनिक कंडेंस करके मात्र 18 लेक्चर्स में जो रिएक्शंस वाला पोर्शन है बायोमोलिक्यूल्स छोड़ के हमने कवर किया है ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसको भी देख सकते हैं आप। और 80% ऑफ जेई मेन या इवन एडवांस का भी 70-75% आप कर लेंगे विद मुश्किल से 15 to 20% मेहनत या एफर्ट फटाफट कर सकते हैं आप। एंड ये ऐसा मौका है जो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी तक जो हमने मैकेनिज्म्स देखे फटाफट देखो, एक बार रिकैप करो फटाफट। वुड्स रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड में सोडियम डाला आरआर बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए फायदा होता है, टर्शियरी में नहीं होता। और अगर अराइल हैलाइड्स हैं तो उसे फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। अल्काइल अराइल मिक्स करते हैं तो वुड्स फिटिक, जिसकी यील्ड खराब होती है। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, RCOO- से बनता है RR, CO2 निकल जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन है, पानी में सोल्यूशन बना के करंट पास करके इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है। मार्कोवनिकोव एडिशन, अल्कीन्स के ऊपर HX ऐड करे, हाइड्रोजन प्रेफरेबली वहां जाती है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोवनिकोव वही HBr में लगता है, सिर्फ HCl और HI में नहीं लगता। अगर HBr अल्कीन में पेरोक्साइड डाल दोगे तो मार्कोवनिकोव रूल से जैसा जुड़ना चाहिए था उसका उल्टा जुड़ता है, इसलिए एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन वहां चली जाती है जहां हाइड्रोजन पहले से कम होती है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ओनली विद HBr एंड नॉट विद HCl और HI, वो तो वैसे ही ऐड होते हैं जैसे नॉर्मल होते हैं। ये एक क्विक रिकैप था उन रिएक्शंस का जो हमने शुरू में देखे थे। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, बेंजीन रिंग में R या COR असाइल ग्रुप जोड़ना हो तो आप अल्काइल हैलाइड या असाइल हैलाइड मिलाइए। लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे AlCl3 या VCl3 मिलाइए, रिएक्ट होने दीजिए आराम से, आपको अल्काइल या अराइल बेंजीन मिल जाएगी। कोई खास बात, अल्काइलेशन कंट्रोल नहीं होता, रुकता नहीं है, एक के बाद एक होता चला जाता है, इसलिए लोग बुरा मानते हैं। यही नहीं, कार्बोकटाइन बनता है जो रीअरेंज हो सकता है, इसके चलते फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन थोड़ा सा बुरा माना जाता है। असाइलेशन में न रीअरेंजमेंट होता है और न ही एक एडिशन के बाद दूसरा होता है, तो लोग असाइलेशन को ज्यादा पसंद करते हैं। कॉल्प्स रिएक्शन, अगर बेंजीन रिंग अगर फिनॉल है आपके पास और फिनॉल से अगर आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है या उसके बाद एस्पिरिन भी बनानी है, ऑफ कोर्स कॉल्प रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, एक्सटेंशन है उसका, पर बना सकते हैं। कैसे? आप लीजिए फिनॉल, डालिए मस्त कंसंट्रेटेड NaOH हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, उसमें उसको रिएक्शन कराइए CO2 के साथ। आप देखेंगे कि आपके पास ऑफ कोर्स उसके बाद एसिडिफाई कीजिए, आप देखेंगे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। सैलिसिलिक एसिड क्या है? फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन COH ग्रुप प्यारा सा क्यूट सा लगा हुआ है। ये एक जनरल क्विक ओवरकैप था। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन कौन कौन से थे? अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अगर आपको आयोडाइड बनाना हो, NaI इन एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है SN2 या SN1 से, फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्ज, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इवन आयोडाइड भी हो और आपको फ्लोराइड बनाना हो तो AgF से ट्रीट करो, वार्म करो उसके साथ या मिक्स करो, आप देखोगे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हट जाएंगे और वहां फ्लोराइड लग जाएगा। दिस इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बच्चों ये एक क्विक ओवरकैप था। ऑफ कोर्स फिर विलियमसन सिंथेसिस थी जिसमें हमने अल्कोहल से ईथर बनाना सीखा था। विलियमसन में अल्कोहल से ईथर कैसे बनेगा? अगर आपके पास सिमेट्रिकल ईथर बनाना है, ROR ही बनाना है, तो अल्कोहल लो, कॉन्क्रीट CO4 टपकाओ, 140 डिग्री सेल्सियस हीट, आप देखोगे ईथर बन जाएगा। अनसिमेट्रिकल चाहिए, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है, अल्कोहल लो, फिर से सोडियम टपकाओ, उसमें सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा, RO-, उसमें अल्काइल हैलाइड R-X मिलाओगे तो ROR-। अनसिमेट्रिकल ईथर भी ऐसे आप बाकायदा बना सकते हो। ये थी बच्चा आपके नेम रिएक्शंस की कहानी, क्विक कहानी और क्विकेस्ट ओवरकैप। कब काम आएगा? ये एग्जाम के जस्ट पहले काम में आएगा। एग्जाम के 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर पहले अगर आपको रिवाइज करना है, या अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस बोरिंग लगते हैं और बार बार रिपीट कर करके आप उसे रटना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, आपको ईयरफोन्स लगाने और सुनना है बस फटाफट। और अगर आपको लगता है मैं धीमा बोल रहा हूँ, स्पीड बढ़ा दीजिए 1.5x, 1.25x, 2x, जितना आपको मर्जी है करके थोड़ा थड़ करिए रिवीजन, पर ये रिएक्शन याद होंगे तभी चलेगी ऑर्गेनिक की गाड़ी। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलते हैं। एक अगला जो लास्ट पोर्शन है किसका, उसको भी हम करेंगे, और किसका? ये वन शॉट ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। दैट्स इट, बाय बाय, हैव फन।